नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद लक्ष्मी मैम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इस चैनल पे हिस्ट्री विषय स्टार्ट हो चुका है और हिस्ट्री में इसके पहले वीडियो में इतिहास के जो स्रोत क्या क्या होते हैं उस पर चर्चा हो चुकी थी। उसके पहले इतिहास के प्रकार क्या होते हैं, इतिहास क्या है, इन तीनों टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है। तो इतिहास के जो स्रोत होते हैं उन पे संक्षिप्त चर्चा की गई थी कि इतिहास के कितने स्रोत होते हैं, फिर उन स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की गई थी। तो आज उसके बारे में थोड़ा विस्तृत हम जानकारी देखते हैं। तो स्रोत में 3 स्रोत बताए गए थे इतिहास के। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी स्रोत या विदेशी विवरण। तो उसी में पहला जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इतिहास में सबसे पहले जो आता है वो आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक, देखिए जो पुरातत्व शब्द है इसकी जो इंग्लिश होती है वो आर्कियोलॉजी होती है, जो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्लियर। फिर बात आती है ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है आर्कियोलॉजी। तो ये आर्चॉइस प्लस लोगस 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ये अंग्रेजी भाषा के 2 शब्द हैं और इसका आर्चॉइस का अर्थ होता है पुरातन और लोगस का अर्थ होता है ज्ञान। पुरातन मतलब पुराना, अर्थात पुराना ज्ञान, यानी पुराने ज्ञान का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सर मार्टिमर व्हीलर। पुरातात्विक जो स्रोत है अगर हम बात करें तो ये पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्लियर। जैसे जिसमें पुरातन चीज़ों का हम ज्ञान करते हैं। तो जो पुरातत्व है, लोग खुदाई तो मतलब जो इतिहासकार थे खुदाई करते थे, तो लेकिन जो ये पुरातत्व है इसको एक विषय के रूप में, क्योंकि आज पुरातत्व एक विषय है, आज के समय में एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, लोग उसमें पढ़ाई भी करते हैं, PhD वगैरह भी करते हैं। तो जो पुरातत्व एक विषय है तो उस वो विषय कैसे बना। तो जो पुरातत्व विषय है इस विषय को एक स्वतंत्र मतलब विषय के रूप में जो स्थान प्राप्त करवाया था या जो उसको स्थान प्राप्त हुआ था किसके प्रयासों के कारण हुआ था, तो सर मार्टिमर व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर के प्रयासों के द्वारा ही पुरातत्व एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाने लगा था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व में सबसे पहला पॉइंट आता है अभिलेख। देखिए इसमें 3 या 4 पॉइंट होते हैं। तो पहला है अभिलेख, दूसरा सिक्के और मुद्राएं, तीसरा मूर्तियां, चौथा चित्रकला और स्मारक। ये पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। तो पहले पॉइंट पे आते हैं अभिलेख। क्लियर। देखिए अभिलेख, लोग कहते हैं कि जो मतलब अभिलेख जो हैं बात आती है कि जो ऋग्वैदिक काल है इसमें जो वेद वगैरह लिखे गए ये अभिलेख के अंतर्गत क्यों नहीं आते हैं। तो देखिए जो साहित्य लिखा जाता है, जिसकी कोई पुस्तक है, क्लियर, जो साहित्य लिखा है, जैसे वेद एक पुस्तक है, ऋग्वेद एक पुस्तक में लिखा गया, रामायण एक, कुल मिला के जो भी साहित्य लिखे जाते हैं वो पुस्तक में निरूपित किए जाते हैं, इसलिए वो साहित्य हैं, साहित्य की चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन जो लेख, क्लियर, जो लेख हमको गुफाओं पे खुदाई के बाद मिले हैं, पत्थरों पे लिखे हुए मिले हैं, स्तंभों पे लिखे हुए मिले हैं, शिलालेखों पे लिखे हुए मिले हैं, क्लियर, जो इन जगहों पर मिले हैं और खुदाई से प्राप्त हैं, तो उन लिखी हुई चीज़ों को अभिलेख कहते हैं। क्लियर। और जो पुस्तक में लिखी गई चीज़ें हैं वो साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए अभिलेख को पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं। पुरालेख शास्त्र की इंग्लिश एपिग्राफी होती है। अभिलेख को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, इसको पुरालेख विधा भी कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख है, क्लियर, अब तक का ज्ञात जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो बोगच कोई अभिलेख है, जो मध्य एशिया अर्थात एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। और ये अभिलेख जो है लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास ये अभिलेख मिला हुआ है। 1400 ईसा पूर्व के आसपास का ये अभिलेख है। और ये अभिलेख कहाँ मिला हुआ है, तो ये मध्य एशिया
के बोगज कोई नामक स्थान से मिला है। ये अब तक का सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्लियर। इसमें वर्णित क्या है? इसमें देवताओं के नाम जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। क्लियर। इनमें इन चारों देवताओं का नाम वर्णित है, इसलिए इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये अक्सर आपकी परीक्षाओं में, कंपटीशन लेकर परीक्षाओं जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है जीके के तौर पे, वहाँ पर लगभग ये क्वेश्चन जरूर आता है कि बोगज कोई में जो अभिलेख मिला है उनमें किन देवताओं का वर्णन है या इनमें से कौन नहीं वर्णित है। तो वहाँ पे 4 देवताओं का उल्लेख मिला था, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन 4 देवताओं का उल्लेख बोगज कोई में जो अभिलेख मिला है मध्य एशिया में, उन पर यह वर्णित है। और ये कब का है? तो ये 1400 ईसा पूर्व के लगभग का है। क्लियर। तो ये अब तक का ज्ञात सबसे प्राचीन अभिलेख है। अब बात करते हैं, ये तो भारत के बाहर मिला है। अब बात आती है भारत के अंदर कौन सा प्राचीन अभिलेख है। तो भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है अभी तक के ज्ञात, वो अशोक के अभिलेख हैं। क्लियर। इससे ये पता चलता है कि अशोक के जो पूर्व के राजा थे, हर्यक वंश या नंद वंश या और भी जो छोटे छोटे वंश रहे होंगे, उनमें या तो शायद अभिलेख लिखवाने की परंपरा नहीं थी, इसीलिए अभी तक वहाँ के कोई अभिलेख नहीं मिले हैं। तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। क्लियर। अशोक मौर्य वंश का एक महान सम्राट था और अशोक के जीवन परिचय उनका क्या है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की थी, जब आगे अशोक के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी देखिए अशोक के जो अभिलेख है वो कई लिपियों में मिले हुए हैं। देखिए पहली लिपि आती है ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेख जो ज़्यादातर मात्रा में लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में, अर्थात ब्राह्मी लिपि में उसके अभिलेख ज़्यादा लिखे गए हैं। और ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। क्लियर। ब्राह्मी लिपि यहाँ की यानी भारत की सबसे प्राचीन लिपि भी है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से पहले कोई लिपि नहीं थी और ब्राह्मी लिपि से ही आपकी देवनागरी लिपि जो है, हिंदी भाषा जिससे संबंधित है, वो देवनागरी लिपि भी उसका जो उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है, वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि में है, इसमें अशोक के अभिलेख ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। इसके बाद आती है खरोष्ठी लिपि। इसमें भी अशोक के अभिलेख लगभग उत्तरी पश्चिमी भारत से मिले हुए हैं और ये जो लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि। इसके आगे बढ़ते हैं यूनानी या अरमाइक लिपि। इसके भी अभिलेख मिले हैं, तो वो अफगानिस्तान एरिया में यानी काबुल और कंधार एरिया में है। जैसे अशोक का अभिलेख है, लखमान अभिलेख है, शेर कुना अभिलेख है। तो ये जो अभिलेख है ये अरमाइक लिपि में है। क्लियर। तो ये कंफर्म हो गया, अशोक के जो अभिलेख है वो 3 लिपियों में है, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में और यूनानी लिपि में। क्लियर। तो ये आता है अभिलेख के अंतर्गत। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है सिक्के और मुद्राएं। क्लियर। देखिए जैसे हम अभिलेख का जब अध्ययन करते हैं, जो जिसके अंतर्गत करते हैं उसको हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं, वैसे ही जब हम सिक्के और मुद्राओं का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्लियर। मुद्राओं का अध्ययन। देखिए मुद्राएं मतलब जो सिक्के होते हैं, क्लियर, और मुहरें होती थी, तो वो सारी चीज़ें मुद्राएं के अंतर्गत आती हैं। तो मुद्राओं का जो अध्ययन होता है वो मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत होता है। क्लियर। देखिए मुद्राएं पहले है आहत और पंचमार्क सिक्के। ये सिक्के क्या होते हैं? देखिए ये वो सिक्के होते हैं जिन पर कोई लेख नहीं लिखा होता, अर्थात राजा महाराजा कई प्रकार के सिक्के छपवाते थे, किसी पर लेख लिखवाते थे प्लस चित्रकारी भी होती थी, दोनों होती थी। किसी पर केवल चित्रकारी होती थी, किसी पर केवल लेख होता था। तो वैसे ही आहत और पंचमार्क सिक्के वे सिक्के हैं जिन पर कोई लेख नहीं है, केवल चित्र ही है। अब वो चित्र उस राज्य का, जैसे कोई आधिकारिक चित्र हो सकता है, जैसे मछली है, बाघ है, धनुष है, कोई भी चित्र हो सकता है। तो जिन सिक्कों पर लेख ना हो करके केवल चित्र से ही सारी चीज़ें दर्शाई जाती थी, वो आहत और पंचमार्क सिक्के होते थे। क्लियर।
इसके बाद में राजाओं ने लेख लिखे भी सिक्के छपवाए, जैसे गुप्त वंश का सबसे महान राजा हुआ समुद्रगुप्त, क्लियर। उसको एक जब उसने सिक्का अपना छपवाया तो उसको एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, बीड़ा बजाते हुए। अब इससे देखिए हमें 2-3 चीज़ों की जानकारी होती है। इससे हमें जब खुदाई में ये सिक्का मिला तो ये भी जानकारी हुई कि हाँ समुद्रगुप्त नाम का कोई राजा था, क्लियर, गुप्त वंश में था, समुद्रगुप्त नाम का कोई राजा था। प्लस ये भी जानकारी होती है कि उस सिक्के पर उनको बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया, अर्थात कि राजा को संगीत का ज्ञान था, ये भी जानकारी होती है। प्लस ये भी जानकारी होती है कि जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, अर्थात उसके पहले तो ऐसा कुछ मिला नहीं था, यानी सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो क्या है, वीणा है। तो ऐसी कई सारी तमाम जानकारियाँ होती हैं जो हमें सिक्कों से प्राप्त होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के, जो लिखने वाले सिक्के थे, लेख लिखे हुए सिक्के थे, वो सर्वप्रथम किसने चलाए थे, हिंद यूनानियों ने। अर्थात कहने का मतलब है कि हिंद यूनानियों के भारत, मतलब जो यूनानी थे वो भारत आने के पहले जो यहाँ के सिक्के होते थे वो कैसे सिक्के होते थे, आहत और पंचमार्क, क्योंकि उस पर लेख होता नहीं था, उस पर केवल चित्र होता था। तो जो यूनानी भारत में आकर के बस गए, यहाँ पर राज्य करने लगे, वही हिंद यूनानी कहलाए। तो सबसे पहले लेख लिखे सिक्के किसने चलवाए थे, हिंद यूनानियों ने चलवाए थे। उसके बाद बात आती है कि सबसे पहले सोने के सिक्के, यानी सोने धातुओं में सिक्के किसने चलाए थे, तो वो भी हिंद यूनानियों ने ही चलाए थे, क्लियर। अर्थात हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि सोने के सिक्के पर सर्वप्रथम लेख किसने छपवाए थे, तो वो हिंद यूनानी। अगर दोनों क्वेश्चन आता है कि लेख लिखे सर्वप्रथम तब भी हिंद यूनानी, सर्वप्रथम सोने के सिक्के तब भी हिंद यूनानी। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के, यानी सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो गुप्त शासकों ने चलवाए थे, सर्वाधिक मात्रा में, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद में आता है शुद्ध सोने के सिक्के। देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, हिंद यूनानियों ने। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, गुप्त शासकों ने। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुषाण शासकों ने, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बात आती है सर्वाधिक सिक्के। सर्वाधिक सिक्के किस काल के मिले हैं, तो वो मौर्योत्तर काल के हैं। मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के काल के बाद में जो काल आया था मौर्योत्तर काल, उसमें सर्वाधिक सिक्के मिले थे, जो सोने के भी थे, चांदी के भी थे, सीसा, प्रोटीन, जितनी भी धातुएं उस समय चलती थी उनके सिक्के यहाँ पर मिले हुए हैं। तो ये हो गए सिक्के। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मूर्तियाँ। देखिए मूर्तियों में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, या यूँ कह सकते हैं कि मूर्तियों का जो निर्माण प्रारंभ करवाया था भारत में, वो कुषाण शासकों ने ही करवाया था। और कुषाण शासकों में भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कनिष्क ने ही मूर्ति निर्माण की जो प्रथा थी उसको भारत में प्रारंभ करवाई थी। तो कनिष्क के राज्य में 2 शैलियाँ प्रचलित थीं। देखिए एक है मथुरा शैली, क्लियर, दूसरी है गंधार शैली। तो जो मथुरा शैली है, जो इसमें परिलक्षित होता है, इसमें स्वदेशी प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्लियर, क्योंकि उस समय विदेशी भी यहाँ पे आ चुके थे, यूनानी वगैरह भी। तो मथुरा शैली स्वदेशी प्रभाव दिखाई पड़ता है, और गंधार शैली जो थी उसमें विदेशी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। तो ये थी मूर्तियाँ, प्राचीन मूर्ति निर्माण जिसको कुषाण काल में ही जो प्रारंभ हुई थी, और जो 2 शैलियों में होती थी, मथुरा शैली और गंधार शैली, ये उस समय की 2 प्रसिद्ध शैलियाँ थी। इसके साथ बताते चले, एक शैली और भी उस समय परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है, वो है अमरावती शैली, क्लियर, अमरावती शैली। इस पर भी स्वदेशी प्रभाव ही दिखाई पड़ता है। तो ये उतनी प्रसिद्ध नहीं थी जितनी मथुरा और गंधार थी। अब आगे बढ़ते हैं चित्रकला पर। देखिए पुरातत्व में चित्रकला भी सम्मिलित है। चित्रकला में बात आती है सबसे पहले हड़प्पा मुद्रा। देखिए हड़प्पा मुद्रा, जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो वहाँ कई सारी मुद्राएं मिली थी। तो उस मुद्रा पर भी कहीं पर नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, और फिर कहीं मुद्राओं पर एक श्रृंगी बैल की आकृति मिली हुई है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, अर्थात इससे हड़प्पा के उनका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है।
बात आती है अजंता और एलोरा, यहाँ पर भी वो जो दीवारों पर चित्र मिले हैं, इससे भी वो जिस समय के भी रहे होंगे, अर्थात जैसे गुप्त काल के चित्र हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मिलती है। जैसे अजंता में है एक मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है, उससे जानकारी होती है। एक माता और शिशु का जो वात्सल्य प्रेम है उसको दर्शाया गया है। तो ये सारी जानकारियाँ भी यहाँ से मिलती हैं। उसके बाद आता है स्मारक और भवन। देखिए जो स्मारक बने हैं, ऐतिहासिक भवन बने हैं, वो भी पुरातत्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो उस समय भारत में कई शैलियाँ, जैसे बात आती है यहाँ पर कि मूर्तियों की शैलियाँ थी, वैसे ही मंदिर व भवन निर्माण की भी शैलियाँ होती थी। तो देखिएगा उत्तर भारत की मंदिर शैली, देखिए हर जगह अलग अलग शैली थी। तो जो उस समय प्रचलित थी उत्तर भारत की मंदिर शैली, वो नागर शैली थी। कौन सी शैली थी? वो नागर शैली। यानी जो उत्तर भारत में मंदिर शैली या स्मारक के भवन शैली जो प्रचलित थी वो नागर शैली थी। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की मंदिर शैली। तो जो दक्षिण भारत की मंदिर शैली थी वो द्रविड़ शैली थी। क्लियर? कैसी शैली थी? वो द्रविड़ शैली थी। और इससे भी आगे बढ़ते हैं तो मध्य भारत, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, बीच में बता मध्य भारत। तो जो मध्य भारत की शैली होती थी वो बेसर शैली होती थी। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत पूछे जाते हैं, आपके यहाँ पीजीटी वगैरह में भी आते हैं, नेट में भी ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो उत्तर भारत में मंदिर शैली कौन सी शैली प्रसिद्ध थी? स्मारक और भवन निर्माण की नागर शैली। दक्षिण में कौन सी शैली थी? तो द्रविड़ शैली। और मध्य भारत में बेसर शैली थी। तो ये हो गया आपके पुरातात्विक स्रोत के 5 पॉइंट: अभिलेख, सिक्के और मुद्राएं, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्मारक और भवन। तो आप लोग इस वीडियो में बस इतना ही आप लोग इसका अध्ययन करिएगा। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट, या हो सकता है हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसकी जानकारी कर सकते हैं। और आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।